हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। दूसरा, बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था। और तीसरा, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो जो इसमें सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो जो सही नहीं है वो ऑफ कोर्स हमारा ये आखिरी वाला है। कॉज उसने पहला वाला जैसे बताया जा रहा है कि उसने खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों मवेशियों के लिए बाज़ार स्थापित किए। फिर उनको नियंत्रण रखने के लिए एक शाहना नामक व्यक्ति की नियुक्ति भी की जो ये सब नियंत्रित करे। और वही जो है एक पंजिका भी रखता था, जिसमें पंजिका मतलब एक तरह से खाता बही का काम, जिसमें वो सबका लेखा जोखा रखता था, सारे दुकानदारों का, सारे सामान की कीमतों का। और इस तरह से पूरे बाज़ार पे बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती थी। तो ऑफ कोर्स हमारा ये जो आखिरी वाला है वो गलत हो गया, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। ऑप्शन नंबर पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, कथन कारण है ये। पहला है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूटने से संबंधित थे और कारण है वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला वाला है वो तो हमारा सही है, कॉज वो दक्षिण का अभियान लूट मार की अभिलाषा से ही कर रहा था। उन्हें जीतने की अभिलाषा से नहीं, उन पर वो शासन तो करना चाहता था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बस एक कहते हैं ना कि कब्ज़ा जमा लेना उस पर। तो ये दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने दक्षिण अभियान किए, वहाँ पे लूटा भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित नहीं किया अपना। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, ये इस हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो नगद वेतन देने के उद्देश्य से ही उसने जो है वो उसने अनाज का सीधा सीधा आधा उपज कर के रूप में लेना शुरू किया था, ताकि वो नगद वेतन दे सके अपने सिपाहियों को। और ये इस सल्तनत का पहला शासक सुल्तान हुआ जिसने नगद वेतन दिया अपने कर्मचारियों को। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे। पहला है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक, चौथा फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद तुगलक, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मोहम्मद तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसको धर्म और दर्शन का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी इसमें। तो उसी ने जो है वो जैन मुनि जो जिन प्रभासूरी थे उनको सम्मानित किया था अपने शासनकाल में, और उसने कई हिंदू योगियों को भी सम्मान दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा इसे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। ऑप्शन नंबर पहला राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, दूसरा कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, तीसरा सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, और चौथा है सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि और खुरासान अभियान। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसने जो है सबसे पहले जो है वो कर वृद्धि की थी, सबसे पहले कर वृद्धि की थी। उसके बाद उसने राजधानी परिवर्तन की थी दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, उसी का नाम उसने देवगिरी का ही बदल के उसने दौलताबाद रखा। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। और उसने जो है वो सांकेतिक मुद्रा भी उसने चलाई, जो संभवतः कह सकते हैं कि
तांबा और पीतल का था और उसका मूल्य जो था वो चांदी के टंके के बराबर था। और इसने ये उसको जो प्रेरणा मिली थी ये करने की वो चीन और ईरान से मिली थी। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि उसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो चीन और ईरान से वो इंस्पायर्ड हुआ था इस चीज़ को करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हालांकि वो इतना सफल नहीं रहा था इन तीनों चारों चीज़ों में। और जो उसका चौथा वाला था वो था खुरासान अभियान। तो ये जो अभियान था ये इतना इम्पॉर्टेंट था उसके लिए कि उसने इसके लिए 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया था अपने सैनिकों को। तो और एक बात इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, ये जो खुरासान अभियान है इसका नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा खुसरो मलिक। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा और आखिरी में खुरासान अभियान। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला है, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीरों और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। दूसरा, उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। तीसरा, राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। और चौथा जो है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों को हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। उसके जो तुगलक के जो परिवर्तन थे उसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए अपने शासनकाल में वो सभी उल्टे पड़ गए उसके ऊपर। हालांकि उसने बहुत अच्छे स्टेप लिए थे और जो दूसरे शासक थे दूसरे देशों के उन लोगों ने किया तो उन्हें सफलता मिली, बट वो असफल रहा। तो इस वजह से उसे अभागा आदर्शवादी की भी संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद उसने जब राजधानी स्थानांतरित की तब उसने वहाँ पे बहुत सारे उलेमा भी भेजे, साथ में हर सुख सुविधा की चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की, लोगों को हस्तांतरित किया दिल्ली से दौलताबाद तक। तो ये भी सही है। ये जो आखिरी वाला है चौथा, ये हमारा गलत है। कॉज मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है वो 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था, याद रखिएगा आप लोग, 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। बट उसने जो है ऐसा कुछ भी नेगेटिव वर्णन नहीं किया अपनी बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। और दूसरा है, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कालानौर पेशावर तक अधिकार कायम किया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। पहला है राजस्व, दूसरा है कृषि, तीसरा है मुद्रा और चौथा है सैन्य। तो ये क्वेश्चन बहुत तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे मैटर पूछा जा रहा है कि किस लिए की गई थी। तो ये सबको पता होगा, ये कृषि विभाग में उन्नति के लिए की गई थी। और ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए किया था। और इसलिए उसने जो इलाके थे कृषि के तहत उसको विकास खंडों में विभाजित किया और प्रत्येक विकास खंड में एक प्रखंड अधिकारी भी नियुक्त किया गया, जिसका काम होता था कृषक जो किसान थे उनको कर्ज देना और उनको अच्छी फसलें, बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना। तो ये इनका काम था बेसिकली। तो हमारा ऑप्शन मिल गया हमें। चलिए अगला देखते हैं, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। दूसरा, उसने दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ। तीसरा, सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो ये तीनों ही सही है हमारा।
पहला, दूसरा, तीसरा। कॉज इतनी नाकामियाँ देखने को मिली, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो सभी के सभी फेल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दिल्ली सल्तनत उसके शासनकाल में अपने उन्नति के चरमोत्कर्ष पे था। उसके बाद ये भी सही है कि वो जब दक्षिण से लौट रहा था तो वहाँ से लौटने के बाद हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। एक्चुअली उसकी जो सेना थी उसमें प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण उन लोगों को वहाँ से लौटना पड़ा। काफ़ी सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी और वहाँ से जस्ट लौटने के बाद ही वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 2 भाइयों ने। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और आखिरी जो है सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसने अपने आखिरी समय में अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोहों को दबाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, बट एंड में सिंध विद्रोह के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। और जो दौलताबाद है वहाँ पे आसपास के क्षेत्र के जो विदेशी अमीर थे उन लोगों ने क्या किया था, उसकी इस नाजुक स्थिति का फ़ायदा उठा के वहाँ पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, उसकी दूसरी राजधानी दौलताबाद के निकट। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन आंसर बता दूं मैं आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं ऐसे ही आते रहूँगी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।